ठीक है। गाइस अपना क्या क्या हुआ है मुझे बताओ, अपना क्या क्या हुआ है। अपना मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन फोटॉन हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ एंड एक्सरेज हुआ, राइट। ये एक बकेट था, ठीक है। अब सेकंड बकेट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जनरली हम लोग को दो चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। एक होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन। और सेकंड जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये दो चीजें बेसिकली हम लोग जनरली पढ़ते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ, तो ये बेसिकली हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब इसमें अब दो चीजों में आपको क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये एकदम लास्ट का टॉपिक है, ये भी थेरोटिकल टॉपिक, इसमें थेरी बहुत है, बट जो अपने को काम का चीज है, काम का मतलब मैं आपको क्या बोलूंगा हाजिम, हमेशा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि भाई अपने को काम का क्या होता है, लॉजिक। तो इसमें लॉजिक क्या होता है और क्या करना है मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में एकदम सिंपल, आपने ये टाइप दो टाइप के आप रिएक्शन सुनोगे, फिशन एंड दूसरा है फ्यूजन, ठीक है। फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फिशन एंड फ्यूजन ये दो टाइप के रिएक्शन आएंगे। और रेडियो एक्टिविटी में कुछ ऐसा टर्म शायद से आईसीएसई वालों ने, आईजी वालों ने ये देखा होगा, शायद एसएससी वालों ने नहीं देखा होगा। रेडियो एक्टिव में एक टर्म आता है इस तरीके का, नंबर ऑफ न्यूक्लियर्स प्रेजेंट इज एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा डी, डीके कांस्टेंट वगैरह बोलते हैं इसको। ये एक टर्म आएगा डीके कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। पढ़ा है क्या कभी? तो ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और रेडियो एक्टिविटी में ही जब रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मतलब। मैं आपको जस्ट दिख रहा हूँ पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हम लोग वो बता रहे हैं, ठीक है। और इसी में दो टाइप के, तीन टाइप के इमिशंस होते हैं। अल्फा इमिशंस मतलब बीटा, ठीक है। और हाँ, अल्फा बीटा गैमा, ये आपने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गैमा रेज निकलते हैं, अल्फा रेज निकलता है, बीटा रेज गैमा रेज वगैरह निकलते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये तो आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा, ये रेडियो एक्टिविटी का ही पार्ट है, राइट। तो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गैमा चीजें निकलती है, और ये एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस इतना अपने को पढ़ना है न्यूक्लियस में, ठीक है। अब उसको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज, फिर वन बाय वन। मतलब न्यूक्लियस का जो गाइस, ये जो मैंने चैप्टर का नाम दिया न्यूक्लियस, इसका सबसे जो क्रक्स है, क्रक्स मतलब जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी और ये सब इमिशन इसके ऊपर ज्यादा आते हैं। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन सिर्फ पता होने चाहिए कि कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सिर्फ एक छोटा सा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक वो वाला पार्ट है कि जिसमें मतलब आपका नॉलेज वाइज पता होना चाहिए, और एक आध दो रिएक्शन क्यों होते हैं, क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर का हेडिंग डाल दो, इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिख दो गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। ये अभी तक कुछ इसमें लिखना नहीं है, तो जस्ट एक छोटा सा स्टार्ट है अपना, जस्ट द स्टार्ट, ठीक है। अब मैं कुछ टर्म्स आपको पहले आपको बताऊंगा, जो टर्म्स अपने को, बहुत सारे टर्म्स अपने को काम में आने वाले, ठीक है। तो पहली बात, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, अभी अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो न्यूक्लियस में सबसे पहली चीज, ठीक है, न्यूक्लियस टॉपिक का नाम है, इसको हम लोग एनयू करके बोल देंगे, न्यूक्लियस। मुझे बताऊं, कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले एक न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। जो भी अपन अब तक पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन फोटोन ये वो, ये सब कुछ कहाँ का पढ़ा अपन ने, एक्सरेस भी देखो, कुछ भी करो, वो आउटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ खेलते हैं, बराबर। आउटर मतलब एटम के अंदर कौन सा, बाहर वाला पार्ट,
बाहर वाला पार्ट, राइट, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो भी अपन ने अभी तक खेला इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही खेला। न्यूक्लियस चैप्टर में हम लोग खेलेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो कोर वाला पार्ट बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी हम लोग जो भी इस चैप्टर में देखेंगे ना, उससे क्या होता है, उनसे क्या होने वाला है, वो सब चीजें देखेंगे। और इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियर फिजिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाने वाले, उसके तो पीएचडी रखते हो, मुझे भी नहीं पता क्या है, अपने को जस्ट क्या है कि जेई और नीट देनी है, जेई नीट सीईटी देनी है, काम खत्म, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो अब कुछ कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे, सारे टर्म्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, कौन से टर्म्स अपने को काम में आने वाले हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस दिखाने के लिए एक्स से दिखाते हैं, न्यूक्लियस दिखाने के लिए एक्स से दिखाते हैं। तो ये एक्स जो होता है, ठीक है, अब जैसे मैंने न्यूक्लियस, ठीक है, अब उसके बाद आपने ये दो टर्म्स देखे होंगे, इसको ऐसा लिखते हैं एक्स, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे जेड। ए वाला टर्म पता है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस मास नंबर, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा। और जेड क्या होता है, ये हो गया मास नंबर, और दूसरा जेड क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, भाई भूल गए क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया। नाउ मुझे बता एटॉमिक नंबर मतलब क्या, एटॉमिक मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। व्हाट इज मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर का मतलब ही होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों का कॉम्बिनेशन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, ये सबको समझ में आ रहा है। फिर इसमें कुछ टर्म्स, जैसे कुछ टर्म्स अपने को काम में आएंगे, जैसे मैं आपको सारे के सारे पहले टर्म्स लिख के दूंगा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये काम के हैं, और आइसोडायफर्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे मतलब टर्म्स है। नो आइसोटोप्स मतलब क्या, आइसोटोप्स का मतलब होता है, देखो अलग अलग न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब सेम जेड आइसोटोप्स हो गया। आइसोबार्स मतलब सेम मास नंबर, ए पहले इसके बारे में बात करेंगे। सेम मास नंबर मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ सेम न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन्स गाइस। अब सेम न्यूट्रॉन्स करेंगे तो न्यूट्रॉन्स का एक बात बताओ, ये सिर्फ प्रोटॉन्स है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो मुझे तो न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, कोई बोल सकता है न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे। ये जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, ए माइनस जेड, भाई ए माइनस जेड ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, ए माइनस जेड। और आइसोडायफर्स क्या होता है, एक अलग टर्म आ गया। आइसोडायफर्स होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, उनका डिफरेंस सेम होता है, तो सेम, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो होंगे सेम, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का डिफरेंस तो सेम, कभी भी न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते जनरली, ठीक है, या ज्यादा है सेम, तो न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन मतलब सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन मतलब एक्चुअली इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या होगा ए माइनस क्या 2z, ये जो क्वांटिटी है ये सेम हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है, ये सारे टर्म्स पहले समझ में आए, मतलब ये टर्म्स कभी कहीं पे आए तो आपको पहले तो पता होना चाहिए भाई ये टर्म्स क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियस चैप्टर का नाम लिखा है मैंने, ये सब कुछ लिख दो आप लोग। ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पी प्लस एन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा करके, मतलब जो पी प्लस एन लिख रहा हूँ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा है वो, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सबको समझ में आ रहा है, ये सारे टर्म्स पहले दिमाग में आ गए गाइस। और आइसोडायफर्स क्या बोला मैंने, सेम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो चाहिए, तो कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ एन
न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सबको समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा होगा। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस Z। ठीक है, कभी वर्ड आया तो यार अभी आगे बढ़ो, ये तो जस्ट थ्योरेटिकल चीज था, मैंने बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको दिमाग में, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कुछ टर्म्स आएंगे जो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, ये टर्म सारे के सारे आपके दिमाग में प्रॉपर हो तो ये आपको समझ में आएगा। हो गया लिख के गाइस? तो ये सारे टर्म्स हो गया लिख के, सब लोग का हो गया भाई? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग सब लोग। ठीक है, अभी सेकंड सेकंड देखो यहाँ पे। हाँ, अरे एक्स तो सिंबल है यार, मतलब तुमको जो चाहिए वो यूज करो ना, मतलब एक्स की जगह तुम लोग को चाहिए सपोज कार्बन न्यूक्लियस, तो कार्बन न्यूक्लियस तो C होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कार्बन के? 6, और ये कितना है? 12, तो ये हो गया ना, राइट? तो इस तरीके से अपन दिखाते हैं ना ये सब चीजें, राइट? उस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ बराबर 14C6 भी होते हैं, तो अलग 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 उनके मतलब क्या रहेंगे बताओ? मतलब ये क्या रहेंगे? अभी सी, ये 12 है, कभी कोई बोला सर 14C6 क्या हो जाएगा? क्या सेम है इसमें? जेड सेम है, तो आइसोटोप्स हो जाएंगे वो। ठीक है, अब इसका मतलब ये चीज क्या बन जाएगी? आइसोटोप्स, राइट? ये सब केमिस्ट्री की बात है यार, बड़ी होगी। ठीक है, और तुम लोगों को पता है कि मुझे इतना केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो अब गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब पहले तो मुझे तो न्यूक्लियस बना है, राइट? तो न्यूक्लियस बना है और न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, न्यूक्लियस बना है और न्यूक्लियस स्टेबल है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब बेसिकली न्यूक्लियस जो है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस, यहाँ पे आप पहली चीज देखोगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री में तो आपने देखा ही होगा, न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी कब होती है? पहले मुझे तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं वो पहले बताता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियस पहले क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब भाई न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, फिर वो क्या कर देगा? वो डिके होगा। मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है उसको बोलते पेरेंट न्यूक्लियर, पेरेंट। तो पेरेंट न्यूक्लियस से बनेगा डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, मतलब वो टूट के कुछ बनेगा। ठीक है, और जो डॉटर न्यूक्लियर बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, राइट? तो और उसके बाद वो और टूटेगा, मतलब ये टूटते गए तो चेन बन जाएगी, राइट? तो सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियस टूट के डॉटर मतलब पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस जब बनता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और वो कब होता है? क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो पहले अपन न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है। ठीक है, और फिर कुछ एक टर्म अपन, मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, और वो टर्म जो है वो दिमाग में रखना है। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे देखो, अब ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फटाफट समझो लॉजिकली बस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? अब ये न्यूक्लियस है, NU। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स है, देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स। ठीक है, और इधर न्यूट्रॉन्स। देखो यहाँ पे ये सब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। अब किसी एक को दिखाता हूँ, जैसे एक प्रोटॉन, तो मुझे होता है ये सपोज P है, ये प्रोटॉन्स है, ये सब ब्लैक वाले जो है वो प्रोटॉन्स है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो किस किस के अंदर क्या क्या हो गया यहाँ पे? मुझे होता है न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता है क्या? नहीं, प्रोटॉन का चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के अंदर, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? रिपल्जन। तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रिपेल है, ये रिपल्जन है। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे रिपल्जन है एक दूसरे, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के वैसे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कुछ है ही नहीं ना इसमें पिक्चर में। तो मुझे बता रिपेल कर रहा है, तो आप एक बात बताओ यार, सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करें, क्योंकि न्यूट्रॉन को कुछ काम ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ देखा जाए तो ये तो कभी साथ में रहेंगे क्या? कभी आप प्रोटॉन प्रोटॉन को कभी साथ में रख सकते हो क्या? तो साथ में कैसे फिर? ये साथ में कैसे? यस, बिकॉज वहां पे और एक फोर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा जो होता है गाइस उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ समझना है आपको क्यों, बाकी तो
छोड़ देने का, ठीक है। मतलब से समझना क्या होता है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब एक प्रोटॉन है, अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है, आप देखोगे यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है, वो न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो किसके बीच में होगा बताओ? सिर्फ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में होगा। बट न्यूक्लियर फोर्स किस किस के अंदर होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबके अंदर। एंड दिस इज अट्रैक्टिव। देखो दिस इज रिपल्स, देखो ये जो होता है वो रिपल्जिव फोर्स है। तो रिपल्जन है ना इसमें, तो ये तो रिपल्जन है, मतलब ये तो रखेगा नहीं। और यहाँ पे क्या है? अट्रैक्शन। और आपको पता है न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस, अभी आपने देखा है, यहाँ पे देखो सब लोग, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इधर रखा और बोला इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है क्या? गाइस नहीं है। तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, बट डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा तो यहाँ पे व्हेन दे आर वेरी, न्यूक्लियर फोर्स कब काम में आएंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं व्हेन सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अब वेरी वेरी स्मॉल मतलब कितना? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब वो फर्मी लेवल है, फर्मी, इसको बोलते हैं फर्मी, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15। लैग हो रहा है क्या मेरा वीडियो? लैग नहीं हो रहा है ना, या सही है? हाँ नहीं लैग हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन द सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, तो भाई न्यूक्लियर फोर्सेस आ गए। अब मुझे तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? अट्रैक्शन होता है, इसमें रिपल्जन होता है। तो मुझे तो छोटा, अब आप देखो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, अब न्यूक्लियस की साइज कैसे बढ़ेगी? जब बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरते जाएंगे अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरते जाएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी। जैसे साइज बढ़ेगी, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाएंगे भाई? वीक हो जाएंगे। और रिपल्जन फोर्सेस क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। तो भाई टूटने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं? इसलिए ध्यान में रखना, हेवी न्यूक्लियस कभी भी अनस्टेबल हो जाते हैं। हेवी न्यूक्लियस तो अनस्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो तो जितना हेवी न्यूक्लियस होगा, ठीक है, उतना वो ज्यादा अनस्टेबल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि उसका सेपरेशन बढ़ता है। बट तुम बोलोगे सर क्या लाइट न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं है? भाई लाइट न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो सकते हैं, कैसे पता है? तुम मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे प्रोटॉन्स भर दिए, ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस भी तो बढ़ेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, बट एकदम सिंपल, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, जितना ज्यादा हेवी न्यूक्लियस उतना ज्यादा अनस्टेबल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी कहानी। जितना ज्यादा न्यूट्रॉन्स बढ़ाएंगे उतना, उससे क्या होगा बताओ? न्यूट्रॉन्स बढ़ा दिया मैंने तो न्यूक्लियस और स्टेबल बनेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने मतलब अच्छा खासा न्यूट्रॉन्स बढ़ा दिया तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सबको समझ में आए? बट तुम लोग बोलेगे सर बहुत सारे, तो फिर हर बार न्यूट्रॉन्स बढ़ा देंगे बहुत सारे, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो हमेशा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्या? भाई बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स बढ़ा दिए तो साइज भी बढ़ेगी ना। भाई जितने साइज बढ़ेगी भाई न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो जाएंगे। तो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको वो समझ में है क्या करना है, मतलब कैसे, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर, जैसे ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो फोर्स है जो ब्लैक वाला में रख रहा हूं, दिस इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक। और जो उसको खींच के रखने वाला है, खींच के रखने वाला मतलब प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक फोर्स है, मतलब जिसके मैं खींचने रखने वाला फोर्स बोलूं तो ये सब खींचने रखने वाला फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? दिस इज फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर फोर्स। एंड बेसिकली एक दूसरे को बैलेंस करते हो अच्छे से और फिर वो स्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है? सो दिस हाउ द न्यूक्लियस इज स्टेबल। अनस्टेबल बनाना है तो बड़ा कर दो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ा दो, शेप साइज बड़ा कर दो, अनस्टेबल हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रीजन आपको सबको समझ में आया चीज? इतना समझ में आया? इतना ध्यान में रखना, दिस इज वाई रेडियो एक्टिविटी हैपन्स। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? कि ये जो अब साइज बड़ी है, साइज क्या होनी पड़ेगी? छोटी करनी पड़ेगी। छोटी करनी है मतलब क्या? कुछ ना कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकलने पड़ेंगे ना बाहर। अरे कुछ ना कुछ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स बाहर निकलने पड़ेंगे, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। खत्म बात। तो इधर से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा तो ये अनस्टेबल का स्टेबल बन गया। समझ में आ रहा है?
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो सिंपल मैं यहां पे लिखता हूं अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या बनाएंगे अपन, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा और प्लस कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, राइट। अरे अनस्टेबल न्यूक्लियस से एक स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा प्लस कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। अनस्टेबल न्यूक्लियस को अपन पेरेंट बोल सकते हैं और इसको डॉटर बोल सकते हैं। ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियर और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियर। सबको समझ में आ रहा है, और कुछ एनर्जी बाहर निकली। तो कुछ टर्म्स आपको भी समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दो चीजों की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, और ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये दो टर्म अपन बाद में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, लिखो आगे बढ़ू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस बाइंडिंग एनर्जी। तो एक आएगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी बीई। और दूसरा एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे गाइस मास डिफेक्ट, ठीक है। ये दो टर्म बहुत काम के हैं ना, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाट इज मास डिफेक्ट, ये बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स सबके लिए वैलिड है, ठीक है, ये दोनों टर्म्स ना सबके लिए वैलिड है, ठीक है। इतना लिख दिया, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट में एक साथ बना के मतलब ये दोनों सब टर्म्स एक साथ ही आएंगे। और इवन हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा उन सब के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो बाद में जाके मैं एक ही जगह पे मैं आपको उसको कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में है ना, इधर तक तो समझ में आ चुका है, ठीक है। अब नो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। पहले मुझे तो मैंने एक न्यूक्लियस बनाया विच इज स्टेबल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बना है स्टेबल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। अब मुझे बताओ इस पूरे न्यूक्लियस को खत्म कर डालना है, मतलब देखो मास को तो खत्म नहीं कर सकते, एक न्यूक्लियस जो बना है उसको मुझे तोड़ना है, ठीक है, और मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं भाई, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मैंने एक न्यूक्लियस लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरा एक ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, कुछ भाई कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी कि नहीं, एनर्जी डालेंगे तो ही क्या बनेगा, सम नंबर ऑफ, ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, सम नंबर ऑफ लेट्स से प्रोटॉन्स, मतलब कितना, ये कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनेंगे, एक मिनट अपन ऐसा करते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर, प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बनेंगे, ए माइनस जेड, ये तो नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ऐसा बनेगा कि नहीं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बने, इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बने, मतलब मैंने, तो ये जो एनर्जी है ना गाइस, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब भाई इतनी एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर डाली तो ये भाई पूरा टूट जाएगा, ठीक है। अब उल्टा लिखूं मैं, उल्टा नहीं, यहाँ पे तो एनर्जी डालनी पड़ी। अब मुझे बताओ जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो पहले पहले यहाँ पे सब लोग देखो, मैं उल्टा लिखूं, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैंने कंबाइन किया तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। अरे भाई इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंबाइन किया तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। और कुछ न्यूक्लियस बन के कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डेसिपेट होगी, बाहर निकलेगी। आपको समझ में आ रहा है, जिससे वो न्यूक्लियस क्या बन गया, स्टेबल बन गया, समझ रहे हैं। तो ये एनर्जी और एनर्जी सेम ही है ना, मैंने भाई डायरेक्शन उल्टा लिखा है, केमिस्ट्री में तो देखा होगा ये सब चीजें, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला चीज ही होता है, इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं वैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है। ये सबको समझ में है। अब तुम पूछोगे भाई सर ये बाइंडिंग एनर्जी है कितनी मतलब भाई एक न्यूक्लियस दिया मुझे, कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी,
तो टूट जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ये कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट दिस बाइंडिंग एनर्जी। और इसी को बाद में हम लोग जाके ना मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन की इसमें क्यू वैल्यू भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भाई? क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू होगा, ये सब याद रखना क्योंकि सब कुछ एक साथ कंबाइन आने वाला, ठीक है। क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। बाद में जाके इसी इसी ऐसी टाइप को मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के ही जो होते कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी एनर्जी तोड़नी पड़ती है वगैरह, ठीक है। मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एनालॉजी। दिस इज एनालॉजी, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज एनालॉजी। बाद में जाके, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज, ये दोनों टर्म्स बाद में भी बहुत सारा काम में आने वाले, मास डिफेक्ट बहुत काम में आने वाला है। चलो तो मुझे पहले तो बताओ ये सबको समझ में आया? इतना जो मैंने लिखा है, इतना मैंने जो लिखा है वो सबको समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ में, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड टर्म, तो दिस इज फॉर बाइंडिंग एनर्जी। एक सेकंड टर्म देख लेते हैं, व्हाट इज मास डिफेक्ट। कोई बोलेगा सर मास डिफेक्ट क्या है? नो, व्हाट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी ने बोला तो मास डिफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने समझ एक रिएक्शन लिखा, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो मैं लिख रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे सर केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं, केमिस्ट्री का नहीं है, न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस है, एक ए न्यूक्लियस है, बी न्यूक्लियस है। ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी को कर दिया तो मेरा सी प्लस डी बन गया, ठीक है। और कुछ एनर्जी डिसिपेट हुई और कुछ एनर्जी निकली, तो बोला सर ये एनर्जी कितनी होगी वो बताओ। अब तुमको पता है, मैं एकदम सिंपल सी बात, भाई न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों करते हैं हम लोग? कोई बोलता था न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों करते हैं? हमको पावर चाहिए ना, हमको एनर्जी चाहिए ना बाहर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भाई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी अपन यूज करते हैं, बराबर। तो अपने को एनर्जी यहाँ पे चाहिए। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब मैं कि राइट न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे उसको, तो ये एनर्जी चाहिए। नाउ दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज, मतलब उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, जो चाहिए उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। बट कोई बोलेगा या भाई इसकी एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे ना, हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी। तो इसके एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। आपको पता है मास ऑफ दिस न्यूक्लियस ना, दिस आर द न्यूक्लियस ना, ध्यान में रखना। कोई बोलेगा सर ये क्या है, तो न्यूक्लियस है, ये पूरा वो नहीं है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मास ए, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान में रखना, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इन दोनों का मास ऐड करने का, ठीक है। और मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ये जो होगा ना गाइस, एक मिनट सॉरी, पहले मैं इसको एनर्जी नहीं लिखता, इसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? डेल्टा एम, विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो अब मुझे बताओ, देखो ना यार, तुम एक बात बताओ, एक एक मुझे बात बताओ, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी ये ज्यादा था मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी से, इसका मतलब कुछ मास गायब हो गए। हाँ भाई, मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन कौन सा है? हाँ, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जो एनर्जी आएगा भाई, एनर्जी आएगा, सब लोग यहाँ पे देखो, तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एम सी स्क्वायर। तो जो भी मास यहाँ पे गायब हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। जो भी मास, तो यही तो एनर्जी है। हमको सबको समझ में आ रहा है? एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। एंड देन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज द एनर्जी, मतलब जो एनर्जी कितनी यहाँ पे आई। अब ये सब जगह पे लगेगा यार, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन उठाओ ये सब जगह पे लगेगा। आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बेस्ट एग्जांपल, इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अभी कोई भी टाइप की रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अरे सी क्या होता है, कोई पूछ रहे सी क्या होता है, व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट। भाई ये जो बचपन से एक ही एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जितना भी है, ठीक है। अरे जोक मत मारो, कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ठीक है, चलो चलो गाइस, गाइस आगे 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 बढ़े। ओके, प्रीवियस स्लाइड दिखानी है, लिख लो भाई, प्रीवियस स्लाइड दिखानी, लिख लो। तो मुझे बताओ यहाँ पे मास डिफेक्ट क्या होगा?
कोई बोल सकते हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट क्या होगा? ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो मास डिफेक्ट में कैलकुलेट करूंगा, एक काम करता हूँ मैं, ये लिखता हूँ बाद में, पहले मुझे तो ये सबको समझ में आया, ये लिखा आपने, ये लिख के हो गया, ठीक है। अब एक एकदम सिंपल कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन यार, ये बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, ये सब पूछते नहीं है, सब बोर्ड्स में वगैरह पूछेंगे तो अच्छी बात है, पर जनरली अपन जेई नीट में सब कैलकुलेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 एएमयू कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 पॉइंट क्या 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, राइट? ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। तो जनरली क्या है ना, मास जो एनर्जी मैंने कैलकुलेट किया, ये एनर्जी हम लोग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होती है। अब मुझे सपोज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम एक वन एटॉमिक मास यूनिट के लिए, सो एनर्जी फॉर 1 एटॉमिक मास, मतलब सपोज मास डिफेक्ट इज, सपोज दिस इज माय डेल्टा एम, लेट्स से दिस इज माय डेल्टा एम इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो डेल्टा एम के लिए कितना होता है, तो ये डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू सी कितना है, 3 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी को मुझे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो जूल में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा। और आपको पता है कितना होता है, 931.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 टू द पावर 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड सो दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर क्या, फॉर मास डिफेक्ट फॉर 1 एटॉमिक, फॉर डेल्टा एम, वन एटॉमिक यूनिट का मास डिफेक्ट के लिए इतनी एनर्जी लगती है। थोड़ा समझ में आ रहा है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लिखा आपने सबने, लिखो इसको फटाफट। भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, याद नहीं है क्या, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत पहले लेक्चर में हुआ था, ठीक है, अभी वो छोड़ दो, ठीक है। ये सबको समझ में आया, समझ में आया? गाइस, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर लेकिन इसका यूज क्या है, तो इसका यूज बहुत सारा है, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस में अपने को काम में आएगा। जैसे मैंने बोला ना, अल्फा बीटा रेडियो एक्टिविटी में, मैंने अल्फा इमिशन बीटा इमिशन में भी काम आएगा मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से थे, दोनों जो लिखे थे, फिशन एंड फ्यूजन, उसमें भी काम आएगा। किसी ने बोला फिशन में कितनी एनर्जी निकली, ये निकाल, ये लगाओ, फ्यूजन में कितनी एनर्जी लगी, ये निकालो, ठीक है, मतलब कितनी निकली। अल्फा बीटा एंड गैमा में कितना हुआ, अल्फा बीटा जो रेडिएशन होंगे तब कितना निकला, ये निकालो। मतलब मास डिफेक्ट सब जगह पे लगेगा। सबको समझ में आ रहा है, मतलब हर एक जगह की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मास डिफेक्ट काम में आएगा। कोई दिक्कत है?
अब यहाँ पे सब लोग देख लो, अब मैं एक सिंपल, मैं अभी एक वाला लिखता हूँ, ठीक है, एक वाला लिखता हूँ। मुझे निकालना है कि मतलब मुझे एक निकालना है कि जैसे ये वाला है, ठीक है। अब किसी ने बोला मुझे एक्स ए जेड, इसको तोड़ना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? उल्टा भी लिख सकते, इसको तोड़ना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे? जेड नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। जेड प्रोटॉन्स बनेंगे प्लस क्या? ए माइनस जेड क्या बनेंगे? न्यूट्रॉन्स, बराबर। अब ये भी एनर्जी है, ये एनर्जी निकालने का काम किसका होगा? ये एनर्जी निकालने का भी काम किसका होगा? अब मैंने उल्टा ही रिएक्शन देखा है, अपन एक्चुअली रिएक्शन, मैंने दोनों ही रिएक्शन क्यों लिखा? कोई बोला तो एनर्जी देना पड़ रहा है ना, निकलेगा नहीं, बट उल्टा सेम ही तो चीज है भाई। इन दोनों को मतलब मैं ऐसा लिखूं, अब मैं क्या करता हूँ, यही रिएक्शन को ऐसा लिखता हूँ, जेड नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मिलके क्या देगा? मिलके क्या बनेगा? पूरा एक न्यूक्लियस बना, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना ऐसा, और इधर से क्या निकली? एनर्जी निकली, बराबर। ये एनर्जी निकालनी है ना मुझे, तो मतलब इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा, इन दोनों में जो ऐड करूंगा, ठीक है। अब मैं मास ऑफ प्रोटॉन में नहीं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखो सिर्फ प्रोटॉन लिखूंगा अभी के लिए, ठीक है। मैं वो मास एनर्जी, मास डिफेक्ट निकालने के लिए लिखा मैंने, ये समझो आप, ठीक है। इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो ये न्यूक्लियस बना और कुछ एनर्जी निकली, क्योंकि एनर्जी मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियस हुआ तो कुछ मतलब मास डिफेक्ट क्या होगा? हाउ टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट? डेल्टा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा एम के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का जो मास होगा, मतलब जेड इंटू क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ईच प्रोटॉन, मास ऑफ ईच प्रोटॉन है एमपी, मतलब क्या? मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस क्या? ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मास और डायरेक्टली मास ऑफ दिस एक्स, मास ऑफ दिस एक्स ना, मतलब मास ऑफ एक्स कर लेंगे अपन, मास ऑफ एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। इन दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन मतलब कुछ डिफेक्ट होगा कि नहीं? अब मुझे तो इसको एएमयू में कैलकुलेट हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी, लेट्स से 2 AMU, एक एग्जांपल है, एग्जांपल, इसका वैल्यू सपोज 2 AMU आया, तो मुझे तो कितनी एनर्जी निकलेगी? अरे 1 AMU के लिए इतनी एनर्जी, तो 2 AMU के लिए कितनी एनर्जी? 2 टाइम्स दिस। आपको समझ में आ रहा है? अरे 1 AMU का एनर्जी निकाला था ना मैंने, तो बेसिकली अपने को क्या है, मास डिफेक्ट किसमें निकालना है? सो यू हैव टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट इन व्हाट? AMU। और एक AMU के लिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाकी के लिए कितना करके निकाल सकते हो। किसी ने बोला सर इसका मास डिफेक्ट आया सर 0.2 आया, चलो 0.2 AMU आया, तो पॉइंट लगा दो एक ना, जो भी आपने भी कैलकुलेट किया है, मतलब 931.5 इंटू क्या, ये इंटू क्या 0.2, तो निकाल सकते हो ना मतलब। तो गाइस इससे अपन क्या निकालते कि भाई कितनी एनर्जी कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। बस तो ये वाला चीज आपको समझ में आना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो एनर्जी होगी, मेरी एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बस ये अपन ने कैलकुलेट तो किया था। और इसमें याद रखने का, फॉर 1 AMU कितना एनर्जी निकलता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सम एक्स AMU के लिए कितना, मतलब रेशियो से कर लो आप डायरेक्ट, ठीक है। इतने AMU के लिए कितना, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ चाहिए तो। ये हो गया, मतलब मास डिफेक्ट का, मेरा मास डिफेक्ट जो है, ये एक्स क्या है भाई? तुम अंदर अंदर, एक्स क्या होता है भाई? न्यूक्लियस है ना ये, दिस एक्स इज न्यूक्लियस, एनी न्यूक्लियस, इट कैन बी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलियम, ये वो कुछ भी, ठीक है। चलो ये सबको समझ में आया? अब रुको एक मिनट, तुमको एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, फाइंडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट व्हाट? हेलियम न्यूक्लियस। तो हेलियम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो क्या दिया है,
बाइंडिंग एनर्जी चाहिए फॉर अल्फा पार्टिकल, तो क्या करोगे यहाँ पे? अब हेलियम न्यूक्लियस दिया है इतना इतना एएमयू, मैं निकालूंगा नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, इन टर्म्स ऑफ एएमयू दिया है, देखो सब कुछ। तो क्या करोगे? हेलियम से क्या बनता है मुझे पहले बताओ। हेलियम का ये लिखते हैं अपन, हेलियम है, ठीक है। तो हेलियम कैसे बनता है पहले वो बताओ। हेलियम कैसे बनता है? कितने नंबर ऑफ 4He2 होता है, याद है ना? हेलियम इज नथिंग बट व्हाट? 4He2, ठीक है। तो कितने मिले? 2 नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, बराबर ना? मतलब मैं एक्चुअली मास लिख दिया यहाँ पे, आप समझ जाओ, ठीक है। 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उससे क्या बना? हेलियम बना। और हेलियम बन के कुछ क्या निकली यहाँ पे? एनर्जी। और यही एनर्जी कौन सी एनर्जी? वही बाइंडिंग एनर्जी, राइट। अब ये एनर्जी अपने को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो डेल्टा एम कितना है, मास डिफेक्ट कितना है यहाँ पे बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन दिया है तो 2 इंटू क्या? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस क्या करोगे? माइनस क्या? मास ऑफ हेलियम न्यूक्लियस। मास ऑफ हेलियम न्यूक्लियस, सबको समझ में आ रहा है क्या? बस, तो इसको एएमयू में निकाल सकते हो क्या? दिस यू कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ क्या? एएमयू। जैसे ही एएमयू में सब ये सब्ट्रैक्ट करो ना, 2 टाइम्स से करो, 2 टाइम्स से करो, दोनों को इससे सब्ट्रैक्ट करो, कुछ मिलेगा बस। और अपना इक्वेशन क्या? हाँ नहीं नहीं, वही लगाने की जरूरत नहीं है। 1 एएमयू के लिए 931.5। चलो ये कितना है बताओ जरा, फट करके कैलकुलेट करके बताओ जरा कैलकुलेटर से, क्योंकि ये सब 7277 और वो सब है। कितना आया जरा एक बार चेक 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 करो। अरे जीरो मत बोलो भाई, जीरो नहीं होगा। कितना एग्जैक्ट? मास ऑफ प्रोटॉन इधर कितना है? नहीं नहीं, पूरा मुझे एक बार ही कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। कोई कोई यहाँ पे होगा, बताओ जरा टोटल आंसर कितना है। लास्ट का आंसर कितना है यहाँ पे? कितना एएमयू है डेल्टा एम? कितना है यहाँ पे? पूरा आंसर बताऊं? 0.0306, तो 0.030605 ऐसा, ठीक है। तो ये इतना एएमयू आया, बराबर। तो ये डेल्टा एम आया। तो मुझे बताओ, नाउ फॉर 1 एएमयू कितनी एनर्जी निकलती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर 0.0306 एएमयू के लिए कितनी एनर्जी? बराबर ना? बस काम खत्म तुम्हारा। इसको मल्टीप्लाई करो 931.5 से, ये 0.03 को मल्टीप्लाई करो, ये मेरा आंसर है। कितना? हाँ, तो जो बाइंडिंग एनर्जी आई वो कितनी आई? 28.508 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। इतनी एनर्जी आ गई। सबको समझ में आया कैसे निकालना है? देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो इसीलिए कंसेप्चुअल के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी निकलती है फॉर सम न्यूक्लियस। तो एक बात बताओ मुझे भाई, तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। कोई बोलेगा सर फिर जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना न्यूक्लियस क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, हाँ, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना क्या होगा? जितनी एनर्जी यहां से निकल गई उतना वो स्टेबल बनेगा ना। देखो ये बन के ये बना, तो जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा, ऐसा बोलोगे तुम, बराबर, राइट। मतलब ऐसे ही जनरली तो देखने जाएंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं डाला मैंने, छोड़ो, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये जो वैल्यू आई वो इतनी है, ये 28.508 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आई, ठीक है। ठीक है, चलो सबको इतना समझ में आया? जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
तो मास डिफेक्ट तो आपको समझ में आया ना सबको? इसमें कोई दिक्कत है? मास डिफेक्ट में कोई दिक्कत है अब तक? मास डिफेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, बाइंडिंग एनर्जी, अब मुझे इधर तो देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, अरे मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर डालनी पड़ रही है, उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं वो? मुझे आता, सपोज एक न्यूक्लियस दिया, उसको तोड़ना है, तो उसको भी क्या लगता है? बाइंडिंग एनर्जी लगता है। तो सपोज न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मोर द बाइंडिंग एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी। बट डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होता है टोटल क्या? न्यूक्लियॉन्स मतलब ए, मास नंबर ना भाई। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब क्या? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो गाइस ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो क्वांटिटी है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मोर, ये जिसका ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फॉर स्टेबिलिटी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखेंगे, ठीक है? स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरा एक एक्स है, इसका बाइंडिंग एनर्जी है, सपोज यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे x2 है जिसकी मतलब कुछ भी एक पकड़ लो ना, यहाँ पे एक, हाँ, मैं एक जस्ट कोई भी एक लिख रहा हूँ, ये x है और y है सपोज, ठीक है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी है सपोज 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा आपके हिसाब से? ये Z1 है, Z2 है, सपोज A1 है, A2 है, कौन ज्यादा सबसे स्टेबल होगा? आपको क्या लग रहा है? डायरेक्ट देख के आपको क्या लगेगा? ये ज्यादा स्टेबल है 60। बट ये एक्चुअली नहीं है ऐसा, यू कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि मैंने क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो जिसका जिसका 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? A1, ठीक है? A1 करना पड़ेगा। और इसका क्या करना पड़ेगा? 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? A2। इसमें जो ज्यादा है, इसमें जो ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? तो उसका एक छोटा सा ग्राफ बनता है, वो मैं ग्राफ आपको मतलब ग्राफ जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा ग्राफ होता है विथ मास नंबर, ठीक है गाइस? यहाँ पे देखो सब लोग, ये एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ग्राफ जो है ना वो दिमाग में रखना कभी भी, ठीक है? और ऐसे कुछ याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है, मतलब ये ग्राफ सिर्फ आपको पता होना चाहिए ग्राफ है, ठीक है? और आपको पता है सबसे ज्यादा, ये देखो, ये मास नंबर है, दिस इज मैम ए, दिस इज मास नंबर, ठीक है? ये मास नंबर है। और ये जो है ये क्या पता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ये वाला ग्राफ है। अब आप देखोगे तो आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो गाइस होता है फेरस, ठीक है? और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है गाइस, ये जो होती है वो होती है अराउंड 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता होना चाहिए मतलब कि फेरस इज द मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? मतलब ऐसा पकड़ लो, सपोज लेट्स से अराउंड फ्रॉम 40 से लेके लेट्स से 60 तक, मास नंबर 40 से लेके 60 तक सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऐसा पकड़ लो। इधर के लेस स्टेबल हो गए, और जैसे ही मास नंबर बढ़ते जाएगा देखो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी ना। आपको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है क्या गाइस?
अब मास डिफेक्ट की बात चल रही है गाइस, अभी मास डिफेक्ट की बात चल रही है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, मास डिफेक्ट की वगैरह बात चल रही है, एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो गाइस देखो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सब लोग यहाँ पे सुनो, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। मैंने आपको ना दो चीजें बोली, एक होते हैं रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एक टर्म आएगा रेडियो एक्टिविटी, जिसके ऊपर मैं अच्छे से बात करूंगा, ठीक है। और दूसरा होता है गाइस न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने दो चीजें बताई थी, आपको याद है एकदम स्टार्टिंग में। अब आपको सबको तो समझ में आ चुका है, मतलब मैं आपको पता चल गया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। ये ग्राफ है, इन जनरल ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ग्राफ, स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। अलग अलग न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कर्व है, ठीक है। तो अब दो टाइप की रिएक्शन है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। गाइस एक रिएक्शन जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। मतलब एक न्यूक्लियस है जो हाईली अनस्टेबल है, ऑटोमेटिकली स्टेबल न्यूक्लियस बन गया, नेचर में डायरेक्टली कुछ हुआ और अनस्टेबल बन गया। तो जो नेचर से हो रहा है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, यूरेनियम, याद है, नेचर से, ठीक है। अब यूरेनियम वगैरह अपने को समझ में आता है, हाँ। तो अभी एक काम करो, ठीक है, अपन थोड़ा सा बाजू में रखते हैं उसको, फॉर टाइम बीइंग रेडियो एक्टिविटी को एक्चुअली पहले पढ़ाना चाहिए था मैंने, लेकिन उसको बाजू में रखता हूं। अब मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको पता है कितने टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस मैंने लिखे थे? न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने टाइप के थे? फिशन, ठीक है। अब इसके डिटेल में ना बाद में आप बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, ये एनसीईआरटी का बुक उठा लो, एनसीईआरटी का पूरा अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। एक होता है फिशन रिएक्शन, फिशन, एंड दूसरा क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन। कोई बोल सकता है फिशन एंड फ्यूजन में फर्क दिख रहा है आपको? फिशन, व्हाट इज फिशन एंड व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूज करना, फ्यूजन मतलब क्या करना, दोनों को क्या करना, ऐड। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने का दिख रहा है, और फिशन में क्या दिख रहा है? फिशन में मतलब तोड़ना, हाँ, फिशन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब ऐड करना। इतना तो सबको समझ में आया, ठीक है। अब गाइस गाइस एक सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखना, फिशन मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कहाँ पे आने वाले बताओ? ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। कोई भी रिएक्शन जब हम लोग करते हैं, कोई भी रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो भाई बेसिकली मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन से मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन से मुझे एनर्जी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी रिएक्शन से नहीं, पहले तो जो था, कोई भी रिएक्शन से मुझे एनर्जी चाहिए, मतलब मुझे अनस्टेबल से स्टेबल बनाना पड़ेगा, तो मुझे एनर्जी मिलेगी ना। भाई अनस्टेबल है, टूट के स्टेबल बनेगा तो ही एनर्जी रिलीज होगी, बराबर की नहीं? और वही तो एनर्जी का मैं यूज करूंगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो करवाऊंगा, जो मैन मेड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोग जो करवाते हैं, उससे तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, अदरवाइज मैं क्यों कराऊंगा भाई, क्या काम है? तो अनस्टेबल से स्टेबल बनाना है, आपको समझ में आ रहा है? अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस बनाना है, ये इसको काम करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने एक न्यूक्लियस लिया ए, दूसरा न्यूक्लियस लिया बी, और ए प्लस बी को मुझे सी बनाना है, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। भाई ए और बी को क्या बनाया, ए और बी को लेके मैंने क्या बनाया, अब सी। तो मुझे तो सी कौन से रेंज में होना चाहिए? इस वाले रेंज में होना चाहिए कि नहीं? और ए और बी कौन से रेंज में होना चाहिए? अब थोड़ा बहुत 40 to 60, मतलब मैंने ऐसी नंबर डाला है, वो वेरी कर सकता है अभी के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब मेरा ये ए है, यहाँ पे कोई बी है, ए और बी को मिलके मुझे क्या बना, ए और बी से मिलके मुझे क्या बना, सी बना। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 2 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी बन के कुछ बना। आपको समझ में आ रहा है? मतलब इसका, इसके 2 न्यूक्लियस लिए, इसके 3 न्यूक्लियस लिए, बन के मेरे को सी बनाया। हो सकता है कि नहीं? ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब ऐसा जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे बोला, इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मैं जस्ट दिखाने के लिए, मैं आगे लिखूंगा यहाँ, टेंशन मत। ये फ्यूजन हो गया। फिशन क्या हो गया? फिशन ब्रेक हो गया। हाँ, तो मतलब मैंने मैंने एक यहाँ पे दूसरा वाला कोई बता दो, DEF करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपना डी वाला बंदा है, इधर इधर आगे, वो डी को ब्रेक करके मैंने क्या बनाया, E+F बनाया सपोज। मतलब डी को ब्रेक करके मैं कहां पे लाया, ई और एफ कहां पे होगा,
इधर हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो ई और एफ यहाँ पे फाइनली तो स्टेबल ही बनना है, मैं कुछ भी ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डी को ब्रेक हो गए, 2 टाइम्स ई बना, 4 टाइम्स एफ बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? फिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिशन रिएक्शन। सबको समझ में है फिशन एंड फ्यूजन क्या है? फिशन रिएक्शन। फिशन एंड फ्यूजन का मतलब समझ में है कैसा है? अब कोई बोला सर फ्यूजन एंड फिशन दोनों में मुझे चाहिए कि भाई एनर्जी कितनी निकलेगी। अब इन दोनों के अंदर जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? क्यू वैल्यू। याद है मैंने क्यू वैल्यू टर्म बोला था? हाउ टू फाइंड क्यू वैल्यू चाहिए, तो इसको जैसे एग्जांपल में, मतलब जो आपने ग्राफ बनाया उधर ही एग्जांपल में लिख के रखो, ऐसे ऐसे लिख के रखो। नाउ हाउ टू फाइंड क्यू वैल्यूज, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट फेमस फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शंस है वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। और याद नहीं रखना है इनको, बिल्कुल उसको याद ही नहीं रखना है, ठीक है। रुको, मेरे को भी ढूंढने दो, मैंने वो रिएक्शंस लिख के रखे थे, मेरे को ढूंढने दो गाइस। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको लिख के देने वाला हूँ जो यहाँ पे बनते हैं और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। यस, यूरेनियम का अभी मैं यहाँ पे आगे जो अपन ने लिख के रखा था मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ। अब जो फिशन रिएक्शन होती है ना गाइस, फिशन रिएक्शन ध्यान में रखना, फिशन रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती। फिशन रिएक्शन मतलब क्या? डायरेक्ट यूरेनियम को लिया, फिशन रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती भाई। फिशन रिएक्शन को करवाना पड़ता है। कैसे करवाएंगे भाई? पता है फिशन रिएक्शन को करवाने के लिए क्या डालना पड़ता है? नहीं, अब फिशन रिएक्शन आपको क्या बोल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डी से ई और एफ बनेगा, अनस्टेबल से डायरेक्ट। वो रेडियो एक्टिविटी है, ध्यान में रखना, वो रेडियो एक्टिविटी तो है ही ना। याद है रेडियो एक्टिविटी खुद से अनस्टेबल का स्टेबल बन जाता है, खुद से अनस्टेबल का स्टेबल। मैंने क्या बोला? रेडियो एक्टिविटी को बाजू में रखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस अपन बना रहे हैं। तो हाँ, यस, शूटिंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का कोलिजन होना चाहिए, ध्यान में रखना। देखो कंसेप्चुअली चीज समझो। तो फिशन रिएक्शन को होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूरेनियम, ठीक है। अब एक मिनट है, मुझे ना ढूंढने दो जरा, एक मिनट। ये एक, क्योंकि वो याद नहीं रखा हूं मैं। हाँ, ठीक है, ये एक मिल गया, देखो एक रिएक्शन मिल गया मुझे, मैं जस्ट लिख रहा हूँ यूरेनियम 235, ठीक है, और N2, सॉरी 92, ठीक है। ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम का सपोज न्यूक्लियस है। इसके ऊपर मैं न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करूंगा। भाई न्यूट्रॉन कैसे दिखता है? न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है ना, जीरो, और न्यूट्रॉन का मास 1, ऐसा ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। मैं न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई, फिशन में क्या होता है? ब्रेक होता है ना, अनस्टेबल का स्टेबल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे गाइस भी देखना, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होने के बाद, ठीक है, एक अनस्टेबल यूरेनियम बनता है। पहले अनस्टेबल यूरेनियम बनता है, जो यहाँ पे देखो ना 235 प्लस 1 ना, कितना? 236 N2, और इसको मैं ऐसे स्टार करूंगा, मतलब ये अनस्टेबल है। फिर उसको ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अनस्टेबल बना, फिर ब्रेक होके दो चीजें बनती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है? 144, 156, और हाँ मुझे बताओ, ये मैंने सपोज इतना लिख दिया, क्या ये निकल सकते हो क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं। आप तुम क्या बोलोगे सर 141 है, तो इसको आप डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो ना, 235 प्लस 236 से माइनस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे और एक 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। चलो अब मुझे बताओ, 3 न्यूट्रॉन्स और निकले, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन सपोज और निकले, तो बताओ ये जो बनेगा इसका मास नंबर और वो क्या होगा? बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? तुम मुझे एक बात बताओ, मास नंबर के सब कंजर्व रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो भाई गायब तो नहीं होंगे, ठीक है।
तो मुझे था 236 टोटल मास नंबर था, तो मुझे था 236 टोटल मास नंबर था, तो 144 इसको गया और 3 न्यूट्रॉन भी निकले, तो और 3 गया, तो 141 प्लस 3 कितना 144, 144 को किससे माइनस करना पड़ेगा 236, तो कितना बचा, कितना भाई 144 एंड 236 92, तो भाई 92 बचा ना, अरे तुम अलग अलग मत करो, 92, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 92 है और इसका 56 यहाँ पे गया, न्यूटन का कुछ चार्ज ही नहीं, तो कितना बचा 92 माइनस कितना 56 कितना 36। आपको सबको समझ में आया? आपको पता है ये जो आपने कैलकुलेशन किया ना, यही तो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया ना, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, अब मुझे बताओ ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, अब बाकी देखो, अब मुझे बताओ यूरेनियम जब न्यूक्लियस रहते तो बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस रहेंगे, तो इतने सारे यूरेनियम न्यूक्लियस रहेंगे, जो ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले ये क्या करेंगे, और इसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी, भाई होता क्या है इसके अंदर जो एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, राइट, तो एनर्जी सब में डिवाइड हो जाएगी, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसको मिलेगी, न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जोरदार, और वो काइनेटिक एनर्जी से वो और यूरेनियम न्यूक्लियस को उसको ठोकेगा और ठोक के उसको और तोड़ेगा और न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो बेसिकली ये अनस्टेबल, मतलब ये सॉरी अनस्टेबल क्या बोल रहा हूँ मैं, एक चेन रिएक्शन बनती है, और उससे यही तो न्यूक्लियस, यही तो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना भाई, अपन जो न्यूक्लियर बॉम्ब डालते हैं वो क्या होता है, यही होता है, अपन डालते नहीं है, बता रहा हूँ आपको, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब का भाई ऐसी रिएक्शन बन जाएगी सब खत्म, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन है वापस यूरेनियम के ऊपर अटैक करेंगे, उसको तोड़ेंगे और न्यूट्रॉन बनेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और सारे यूरेनियम को अपन, ठीक है, बड़ा बनता जाएगा, ठीक है जो भी है। अब उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कौन एक रॉड डालते हैं, पता है, हाँ हाँ कंट्रोल रॉड्स डालते हैं। अब वो रॉड कौन से है, कौन से मटेरियल के होते हैं, जरा बाद में ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है, वो कौन से मटेरियल के रॉड होते हैं वो सब थियोरेटिकल पार्ट है, वो आपको पढ़ना है। मैंने आपको एकदम सिंपल सी क्या बात बताई, मैं आपको सिर्फ लॉजिकल बताऊंगा, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना कैसे होता है फिशन फ्यूजन का, लॉजिक समझ में आ रहा है एटलीस्ट, कैसे मास डिफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मास डिफेक्ट निकालना है, कोई मुझे बताओ, इसका क्यू वैल्यू निकालना है एनर्जी का, इसका क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, कितनी एनर्जी भाई रिलीज होगी, कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ क्या, यहाँ पे आप देखोगे ना, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ एक सिंगल न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको माइनस किससे करना पड़ेगा, मास ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस। अब ध्यान में रखना ये सब न्यूक्लियस है, ये सब मैं बात कर रहा हूँ सब न्यूक्लियस है, कोई बोलेगा सिर्फ पूरा का पूरा एटम एटम नहीं लेना है, ठीक है, मास ऑफ बेरिलियम, मास ऑफ क्रिप्टॉन एंड 3 टाइम्स, 3 न्यूक्लियन निकले ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डेल्टा एम, इसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट मिल गया तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। आपको सबको समझ में आ रहा है, अरे भाई सबको समझ में आ रहा है कि कैसे मास डिफेक्ट और ये सब कुछ चीजें साथ में मतलब मिलके चीजें बन रही है, नहीं वो तो हर एक, देखो भाई मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह किससे किया, किसी को बोला कि भाई बेरिलियम जो बना होगा, तो बेरिलियम की सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो बेरिलियम के बाइंडिंग एनर्जी के लिए इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ये बना होगा, उससे वो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम होगा, राइट, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन ना। तो मैंने आपको क्या बोला, न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे डेल्टा एम निकालते, देखो भाई ध्यान में रखना, ये जो मास डिफेक्ट का मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ये बाइंडिंग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट मैंने क्या बोला, मास डिफेक्ट कंसेप्ट सब न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लगता है, कि मास डिफेक्ट तो मास डिफेक्ट है ना, हमको समझ में आ रहा है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है, आपको पता है ये मैंने मास डिफेक्ट से निकाला, कोई मुझे बताओ,
इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिसने इसने पूछा मुझे, तो बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यूरेनियम की या इनकी एडिशन में? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी? इनकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल है ना, दीज आर मोर स्टेबल है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो इन प्रोडक्ट्स की जो है, जो प्रोडक्ट होता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इसको तुम सब मतलब ऐड करते जाओगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस प्लस दिस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस, समझ रहे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से जो एनर्जी मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा, यही मिलेगा। तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें भी जो मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह जो बोला है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरी निग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा ना इसमें, तो कंपेयर टू ये पूरा, क्योंकि इतने सारे है, तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा जो एरर आएगा उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो जो भी है। अब है फिशन रिएक्शन। व्हाट इज फिशन फ्यूजन रिएक्शन? फिशन रिएक्शन तो समझ में आ गया, इसमें न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करना पड़ता है, तो ये जाके बनता है। अब फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला एक ए न्यूक्लियस है, एक बी न्यूक्लियस है, इसके मैंने 3 न्यूक्लियस डाले, इसके मैंने 4 न्यूक्लियस डाले। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। और इसका मास, इसका ये 4 लिया मैंने, और इसको मैंने सपोज, कुछ भी, हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ मैं, इसको मैंने 8 लिया, इसको मैंने 3 लिया, और इसको मैंने 7 लिया। चलो, तो मुझे बताओ क्या बनेगा, दोनों को ऐड करके जो बनेगा वो क्या बनेगा? नहीं नहीं नहीं, दोनों के मिलके जो बनेगा सी, तो मुझे तो क्या बोलो, सी का मास नंबर क्या होगा, और ये क्या होगा नीचे वाला? सी से जो बनेगा वो क्या बनेगा? मास नंबर क्या होगा और प्रोटॉन्स क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या बना, एडिशन ना। तो 4 3 कितना, 12, एंड 4 3 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, सी कितना आएगा, 24, और ऊपर कितना आएगा बताओ, ए 3 24, मतलब किसी बोलेगा सर 24 प्लस 7 4 28। ठीक है, आपको नीचे वाला भी समझने के लिए, 4 3 12 प्लस 12, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सी मतलब वो कार्बन वाला सी नहीं है भाई। ठीक है, सी इज एनीथिंग, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना बेसिकली, मतलब इसी को क्या बोलते हैं अपन, ये कितना है 52, और ये कितना है 24। सबको समझ में आ रहा है? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी क्या आएगी बाहर, एनर्जी आएगी। और वो एनर्जी का कैलकुलेशन भी कैसे करोगे भाई, इसको भी मुझे कैलकुलेट करना है, इस एनर्जी को। तो इसका डेल्टा एम क्या होगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ क्या, सी। ये डेल्टा एम आएगा, डेल्टा एम मिल गया तो भाई मास डिफेक्ट मिल गया, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से एनर्जी मिल जाएगी। आपको सबको समझ में आ रहा है? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा भाई, एक बार वीडियोस वापस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये सुन ना, नीचे से ना पानी का बोतल लेके आना, नीचे। हाँ बिस्लरी, वैसा बिस्लरी का पानी का बोतल। वो आगे है ना, जो कोई विदर्भ वाला है, देखो, विदर्भ सॉरी, इसके बाद उड़ी वाला, नीचे उड़ी वाले को बोल एक पानी की बोतल, एक और वो अकाउंट में लिखना होता है। ठीक है।
गाइस इस केस में भी एनर्जी निकलेगी, राइट? इसमें भी तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, इसलिए तो उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। बट कौन से वाले फ्यूजन रिएक्शन कब होते हैं? जब ये दो लोगों को कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करेगा तो ये स्टेबल बनेगा। तो ध्यान में रखना, ये सी वाला पार्ट, जैसे मैंने बोला ना ए प्लस ई बी से सी मिलता है, वो सी भी इधर होना चाहिए। फ्यूजन रिएक्शन होके जो बनता है वो भी इधर होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है। अब फिशन एंड फ्यूजन तो समझ में आ चुका है तुमको, बराबर भाई? फिशन फ्यूजन सबको समझ में आ चुका है। फिशन में भी आएगा, फ्यूजन में भी आएगा, दोनों में ये एनर्जी एनर्जी निकलेगी और वही एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वही, इसीलिए तो न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, दोनों में निकलेगा, ठीक है। हाँ बोलो। किसको? डेल्टा एम को क्या? हाँ, नहीं नहीं, एम इज मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, मास ऑफ दैट न्यूक्लियस इज नॉट दिस। मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब ए का जो मास है कंप्लीट, वो ए का मास कंप्लीट लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स मास ऑफ सिंगल ए। तो मास ऑफ ए मतलब क्या, मैं टोटल लिखा है, दैट इज, एक मिनट, ये सही बोल रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, दिस इज 3 टाइम्स मास ऑफ, मतलब मैंने तो टोटल ये वाला 3 टाइम्स मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी। और फिशर में कितना आएगा, वही ना, मतलब जितना। हाँ तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी लिख दो ना, प्लस एनर्जी करके डाल दो यहाँ पे, प्लस एनर्जी। मतलब यहाँ पे ऊपर वाले में मैंने प्लस एनर्जी नहीं लिखा है, तो ऊपर प्लस एनर्जी तो आएगा ही, एनर्जी तो सब जगह पे आता है, प्लस एनर्जी, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब फिशन एंड फ्यूजन समझ में आया तुमको? मैं आपको बता भी दिया यहाँ पे फिशन फ्यूजन क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइस एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, फिशन फ्यूजन तो समझ में आ चुका है, जो हम लोग को पढ़ना होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं गाइस रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर बनते हैं, रेडियो एक्टिविटी। नो, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी क्यों, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है गाइस? कोई भी जो न्यूक्लियस होता है ना, स्पॉन्टेनियसली, देखो सिंपल, एक न्यूक्लियस है, टूट गया, ठीक है, क्यों टूटा? अनस्टेबल था, वो स्टेबल बन गया, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली डिके हो गया, स्पॉन्टेनियसली डिके होके वो डॉटर न्यूक्लियस में बन गया, मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियस टूट के किस में बना? डॉटर न्यूक्लियस में, ठीक है। अब गाइस रेडियो एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का पहले मैं डायरेक्टली एक मैथमेटिकल पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज जब अवेलेबल रहती है तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, कोई भी एक आध मटेरियल यहाँ पे रहेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सा न्यूक्लियस, अब बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है आजू बाजू में, अब कौन सा न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा वो पता नहीं होता, कोई भी रैंडमली हो सकता है, कोई भी रैंडम, इट्स अ रैंडम प्रोसेस, इज कंप्लीटली, रेडियो एक्टिविटी इज कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस, ठीक है। अब होगा क्या, मतलब यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो जो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस dn by dt। व्हाट इज dn by dt? दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, अब वो डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, तो दिस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब मॉड, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में लिखता हूं यहाँ पे, is directly proportional to number of nucleus present, unstable nucleus present at that particular time। इसका मतलब पहले मुझे तो समझ में आया क्या आपको?
इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, इसी में से आपको इसका मतलब समझाओ। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इतना एक एरिया पकड़ लो, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, सब बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ये सब न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जितने ज्यादा मतलब बेसिकली अब इन ये जो क्या होने वाला है, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होने वाली है। मतलब क्या, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, ये मैंने सर्कल जो किया वो समझ जाओ, सर्कल नहीं है अंदर, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस। तो दिस आर द एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कोई भी किसी भी चीज के, जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस हो सकता है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस पकड़ लो, उसके बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा ना डिसइंटीग्रेट होने का। सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है? डीएन बाई डी का मतलब क्या है गाइस? कितने डीएन मतलब क्या? सपोज डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुए इन टाइम कितना? डीटी। डिसइंटीग्रेट हुए मतलब क्या है? व्हाट इज डिसइंटीग्रेट का मतलब? डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो। स्प्लिट वगैरह ना, अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस को भूल जाओ। अनस्टेबल न्यूक्लियस था, किस में कन्वर्ट हो गया? स्टेबल न्यूक्लियर में। तो अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो गाइस ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? न्यूक्लियस एन। अब इसमें मॉड क्यों लिखा है? टाइम बढ़ेगा तो भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते जाएंगे ना, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? ये मेरे सारे के सारे क्या है? अनस्टेबल। ये सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है, किसमें कन्वर्ट हो गए? स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। तो भाई कम हो गए ना, न्यूक्लियस कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये मुझे बताओ डीएन बाई डी की वैल्यू क्या है? निगेटिव या पॉजिटिव? एक्चुअली डीटी बढ़ रहा है, डीएन कम हो रहा है, तो ये निगेटिव वैल्यू है। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस डीएन बाई डी, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा, और इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस, हाँ, डीके कांस्टेंट। आपको समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। माइनस डीएन बाई डी की वैल्यू हो जाती है कि लैम्बडा इंटू एन, और इसी को हम लोग गाइस बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जिसको आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना है सबसे ज्यादा। ये और ये सेम चीज ना केमिस्ट्री में आने वाली, ये आई होगी, आई है क्या अभी तक? आएगी, सेम चीज आएगी केमिस्ट्री में वापस, वैसा का वैसा, कुछ अलग नहीं जनरली। ठीक है, तो गाइस, तो मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन को अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब मैं इस इक्वेशन को लिखूं, सब लोग यहाँ पे पहले देखो, आपको इक्वेशन समझ में आएगा। कोई बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है रेडियो एक्टिविटी का चीज, इक्वेशन क्या लिखा है वो आपको समझ में आएगा। पहले मुझे होता इक्वेशन को सॉल्व करते पहले, तो मुझे तो मेरे पहले मुझे तो इक्वेशन क्या था? डीएन अपॉन डीटी की वैल्यू कितनी थी? माइनस लैम्बडा इंटू क्या? एन। मुझे तो ये एन क्या है? व्हाट इज दिस एन? अभी समझ में आएगा आपको। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियर होंगे, एन नंबर ऑफ, तो एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है। अब ये क्या होने वाले? तो अनस्टेबल न्यूक्लियर, ये सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियर, वो डिसइंटीग्रेट होने वाले और किसमें कन्वर्ट होने वाले? स्टेबल। बट रैंडमली होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे न्यूक्लियर एक साथ हो जाते एक इंस्टेंट में, सारे के सारे अनस्टेबल के स्टेबल बन गए, ऐसा नहीं होता गाइस। तो कुछ 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 उसमें से होते रहते। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस? अनस्टेबल न्यूक्लियर का स्टेबल न्यूक्लियर में बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडियो एक्टिविटी होती रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या? माइनस लैम्बडा एन, लैम्बडा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसा पकड़ते इनिशियली एन नॉट होंगे। ठीक है, अब उसको मुझे सपोज इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे? डीएन बाय क्या करेंगे? एन को यहाँ पे लेके आओ। अब बचपन में तो पढ़ा ही होगा, अगले साल डीएन बाय एन। अब मैं इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रल लिमिट। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या होगा? जीरो से क्या? टी। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, सपोज न्यूक्लियस प्रेजेंट कितने थे? एन नॉट। ये इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर, राइट? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बने कितने?
हुए कितने n। अब dn बाय n कहते हैं dx बाय ln होता है, log होता है, ln होता है ये, ठीक है। अब नीट वाले लोग डायरेक्टली याद रख लो, इसको मैं कर लूंगा, इसका मैं डायरेक्टली आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे ln ऑफ n अपॉन n नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा t। अभी e टू द पावर यहाँ पे ln मतलब log e टू द पावर, ठीक है। तो इसी को डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू क्या, ये सबको सॉल्व करके n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर क्या माइनस लैम्बडा t। सबको समझ में आ रहा है? और ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है गाइस। n is equal to n naught e to the power minus lambda t, where lambda is what? Lambda is decay constant. n क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, n naught is number of nucleus present at time t is equal to 0। अभी न्यूक्लियस है ना गाइस, ये सेम फॉर्मूला मास के लिए भी वैलिड है। मुझे बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, इन दोनों को सपोज मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और मास ऑफ ईच न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल मास मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज का। तो मास इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड है, मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। ये मास के लिए भी लगता है, दिस मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मास ऑफ दैट कंप्लीट मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस का मास, वेयर एम इज मास, ठीक है। मास के लिए भी काम आएगा। और आपको पता है ये जो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखो गाइस, ये जो चीज मैंने यहाँ पे जो दिखाया है गाइस, आपको तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गाइस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। ए से भी लिखते हैं इसको एक्टिविटी, AC ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। dn बाई dt जो है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। और सिंपल मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो, अब यहाँ पे आप ना लैम्बडा से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, क्या बन जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाई लैम्बडा इंटू एन, व्हाट इज लैम्बडा इंटू एन, एक्टिविटी ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसी चीज को हम लोग ये लैम्बडा से दोनों साइड के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्टिविटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक यही फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी राइट इनटू क्या, ये भी तो बनेगा ना। तो तीन फॉर्मूला काम के है, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मास के लिए भी वैलिड है और एक्टिविटी के लिए भी वैलिड है। एक्टिविटी का क्या बोला मैंने, यही तो बोला मैं, एक्टिविटी इज व्हाट dn अपॉन dt, इस टर्म को ही एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नथिंग बट एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नथिंग बट एक्टिविटी। सबको समझ में आ रहा है ये चीज गाइस, सबको समझ में आ रहा है? ये जो मैंने लिखा है वो इतना सी चीज दिमाग में डाल दो, ठीक है। देखो लैम्बडा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो अब सब लोग सुनो, मैंने क्या पढ़ाया आप यहाँ पे, सब लोग पहले आप आएगा रुको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ाया पहले वो देखो, ठीक है। एक ही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, मैंने क्या बोला, डिसइंटीग्रेशन, सो dn अपॉन dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसी को हम लोग, ये क्या होता है माइनस लैम्बडा इंटू क्या होता है n, फिर n इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी को एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये क्या था, नंबर ऑफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, dn अपॉन dt जो है, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट अलग अलग यूनिट से गाइस, बेक्वेरल, रुदरफोर्ड, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, देखो डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है। इसी को एक बेक्वेरल यूनिट है, बेक्वेरल बीक्यू, फिर रुदरफोर्ड, ये आप चेक कर सकते हो बाद में कि 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू कितना, हाँ बेक्वेरल, या 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड करके यूनिट है। तो दिस आर द यूनिट्स, ठीक है। अभी के लिए ये सबको समझ में आया। इससे मुझे 3 फॉर्मूले बने, कौन से,
n इज इक्वल टू क्या, n नॉट t टू द पावर माइनस लैम्बडा t। इसमें n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम इक्वल टू 0। तो इसी को n को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मास से भी और एक्टिविटी से भी। समझ में आ रहा है? एंड लैम्बडा का यूनिट क्या होगा, अरे लैम्बडा टी तो एक कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट मतलब कुछ यूनिटलेस होगा, तो लैम्बडा क्या होगा 1/टाइम। ठीक है। अब गाइस अब ये होने के बाद एक सबसे सिंपल चीज होती है गाइस, हाफ लाइफ। कभी सुना है हाफ लाइफ टाइम? मतलब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि इनिशियल नंबर n होगा तो n0/2, मतलब जैसे सपोज देखो, हाफ लाइफ का मतलब मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ, मैंने हाफ लाइफ को बोल दिया कैपिटल टी सपोज, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज कैपिटल टी? अब हाफ लाइफ क्या होता है वो सब लोग सुनो, उसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, आईसीसी वालों को तो याद होगी। ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, n0। ठीक है। एंड टाइम t इज इक्वल टू t पे न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, n0/2, राइट। ये फाइनल थे ना। अब फॉर्मूला में लगाओगे n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t में n की जगह क्या डालेंगे बताओ, n0/2 डालेंगे, ये तो n0 ही थे, e टू द पावर माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल T। अब यहाँ पे n0 और n0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, ये 1/2 दोनों जगह पे ln ले लो, तो ln ऑफ क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या ln ऑफ e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। आपको पता नहीं क्या होता है, log टू द बेस ई कैंसिल, माइनस लैम्बडा टी हो जाता है वो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा टी इज इक्वल टू क्या ln ऑफ 1/2, तो माइनस यहाँ पे क्या तो ln ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल टी लिख देंगे ना, तो मुझे होता है यहां से कैलकुलेट करके t की वैल्यू कितनी आई, ln ऑफ 2 बाय क्या लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू क्या आई ln ऑफ 2/t। याद है ये फॉर्मूला, बचपन में कभी पढ़ा होगा। हाँ, तो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लाइक यहाँ पे देखो ना, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन क्या लैम्बडा, दैट इज डिके कांस्टेंट, राइट। और ln2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ln2 को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ln2 होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा। तो ये एक हाफ लाइफ का वो होता है, t इज इक्वल टू हाफ लाइफ विच इज 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, एंड दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब किसी ने हाफ लाइफ दिया है तो लैम्बडा निकाल सकते कि नहीं, मतलब किसी ने सपोज ये टाइम मतलब लैम्बडा दिया है तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, या टाइम हाफ लाइफ दिया है तो लैम्बडा निकाल सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे बनता है। ठीक है। देखो एंड का थोड़ा सा ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, और तू मार खाने वाला है। देखो ये वाला जो चीज है, जो फॉर्मूला है, मतलब मैं 2-3 फॉर्मूले में बोला, रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन, फ्यूजन, ये सब कुछ एक जगह पे है अपना। ठीक है। बट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व में अगले लेक्चर में कराऊंगा गाइस। अभी मैंने आपको थेरोटिकली थेरी खत्म कर रहा हूँ, मतलब न्यूक्लियस अपना चैप्टर खत्म हो रहा है अभी। ठीक है। 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट, ठीक है, वो आप भी कुछ थोड़ा सा करके आओ, आप भी पहले न्यूक्लियस पूरा का पूरा पढ़ के आओ। क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे, आधे घंटे का ही पार्ट बचा रहेगा। ठीक है। फिर और लास्ट का मैं थोड़ा सा कुछ आपको एंड करने के लिए, मतलब मैं डायरेक्टली एंड आज भी कर सकता हूँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके, बट मैं नहीं करूंगा। ठीक है। एक क्लास का अपना मुलाकात तो बचा रहेगा ना, मतलब जिसमें थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम से मैंने लेक्चर नहीं लिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। मैं तो 3 हफ्ते पहले ही लेक्चर ले लेता तो खत्म हो जाता 2 हफ्ते पहले ही, राइट। चलो, ये सबको समझ में आ रहा है क्या भाई?
कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है क्या नहीं है? चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, अपने जो फॉर्मूला अभी, जो अपने के दो फॉर्मूला थे, कौन से? एन इज इक्वल टू क्या? एन इज इक्वल टू एन नॉट टी टू द पावर क्या, माइनस लैम्बडा टी, ये अपने को पता था। एन और कौन सा पता है? हाफ लाइफ पीरियड टी इज इक्वल टू क्या? हाँ 0.63 मतलब एल एन टू बाय लैम्बडा, और लैम्बडा इज इक्वल टू एल एन टू बाय टी। क्या इन दोनों को अपन कंबाइन किया जा सकता है? क्या इस लैम्बडा की जगह ये डाल दिया जा सकता है? आप मुझे बताओ, इस लैम्बडा की जगह सब लोग यहाँ पे देखो, एन नॉट ई टू द पावर लैम्बडा की जगह ये डाल दो, जो लैम्बडा है ना इसकी जगह ये डाल दो, क्या एल एन टू बाई टी माइनस इंटू टी कर दो। समझ में आ रहा है? आपको समझ में, मैंने क्या किया? ये जो है ना, ये डाल दिया, लैम्बडा की जगह एल एन टू बाई टी डाल दिया, ये इक्वेशन बना। अब ये गाइस, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, जिसको समझ में आए अभी, मतलब लॉग बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब यार तुम समझ जाओ, ठीक है? ये एल एन है, ठीक है? अब एल एन ऑफ, मुझे एक बात बताओ, टी बाई टी ये माइनस और एल एन टू होगा, तो ये मुझे बताओ, ये इसका एक कोएफिशिएंट ऊपर जा सकता है ना, टू टू द पावर हो सकता है कि नहीं? तो ये टू टू द पावर हो सकता है कि नहीं? टू टू द पावर क्या, माइनस टी बाई टी, ये हो सकता है ना? व्हाट इज एल एन? नहीं, एल एन क्या होता है? लॉग टू द बेस क्या, ई। ये चीज पूरा का पूरा हट जाता है, पता है? एक, और डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बना, एन इज इक्वल टू एन। अब जिनको नहीं समझ में, देखो जिनका मैथ अच्छा नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला है, राइट? टू टू द पावर क्या, माइनस टी बाई टी, एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फास्ट सॉल्व करने के लिए काम में आता है। वेयर टी इज व्हाट, हाफ लाइफ। और जहां पे एन है वहां पे हम क्या डाल सकते हैं, एम भी डाल सकते हैं और एक्टिविटी भी डाल सकते हैं। एन के जगह एम भी और एक्टिविटी भी दोनों डाल सकते हैं, ठीक है? तो तीन फॉर्मूले में आपको यहाँ पे सबको समझ में, तीन फॉर्मूले कौन से लिख दूं मैं गाइस? तीन फॉर्मूले आपके लिए, तीन फॉर्मूलेज में यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ, ठीक है? ओनली थ्री फॉर्मूलेज जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? जो आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। चार फॉर्मूलेज लिखने एक्चुअली, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी के लिए चार फॉर्मूलेज मैं आपको यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, जो अब बहुत ही काम के हैं, बहुत ही काम के हैं। गाइस लिखो फॉर्मूलेज, ये हो गया लिख के। अब ये डेरिवेशन आप खुद कर लो, ये डेरिवेशन है, अब जिनको समझ में है उनको समझ में है, नहीं समझ में है, आपको वैसे भी नीट वालों के लिए और जेई मेन वालों के लिए, मतलब आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई पंगा नहीं, डायरेक्टली याद रखो, ठीक है? क्या याद रखना था यहाँ पे, देखो क्या याद रखना था, दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। क्या क्या मैंने कौन सा रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला बताया? सबसे पहला फॉर्म मैं न्यूक्लियस के लिए लिखता हूँ, वो सेम चीज न्यूक्लियस की जगह आप मास भी बोल सकते हो, एक्टिविटी भी बोल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? एन इज इक्वल टू क्या, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, पहला चीज, ठीक है? वे लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट, एन नॉट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टी टी जो भी है, ठीक है? इसके बाद सेकंड फॉर्मूला कौन सा बना था, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टी इज इक्वल टू एल एन टू बाई क्या, लैम्बडा, ये सेकंड था। ये तो एन की जगह एम और एक्टिविटी, इसके जगह एम भी लिख सकते हैं और एक्टिविटी भी लिख सकते, ठीक है? इसके बाद तीसरा फॉर्मूला भी क्या बताया इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ वाला, एन इज इक्वल टू क्या, एन नॉट टू टू द पावर माइनस टी बाई टी। सबको समझ में आ रहा है?
ये 3 फॉर्मूले बताए, तो कोई बोलेगा सर चौथा फॉर्मूला कौन सा, चौथा फॉर्मूला कौन सा, चौथा फॉर्मूला अब तक बताया नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग भाई मीन लाइफ टाइम। एक टर्म आएगा कभी जब जिंदगी में टर्म आया तो ध्यान में रखना, किसी ने बोला कि यूरेनियम तो ठीक है, यूरेनियम अभी डीके होते 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 सब कुछ हो गया, स्पॉन्टेनियसली डीके होते 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 कुछ बन गया उसका, ठीक है। अब वो बनने के बाद मतलब उसको बोला मीन लाइफ टाइम कितना है, मीन लाइफ टाइम। देखो एक तो होता है लाइफ, देखो हाफ लाइफ अलग है, अभी क्या बोला मैंने, मीन लाइफ, मीन लाइफ को TM लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड मीन लाइफ। अब डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और मीन लाइफ जो है ये होता है 1/लैम्बडा, याद रहेगा सीधा। मीन लाइफ ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या होता है 1/लैम्बडा। ये 4 चीजें आपको सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में दिमाग पे रखनी है, बस। कोई भी बोलेगा सर रेडियो एक्टिविटी में क्या है, इतना ही है बस, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में भाई इतना ही है, जो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। भाई सबको समझ में आ रहा है, ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है इतना। कोई बोलेगा सर मतलब इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन सिर्फ दिखा दो, एक क्वेश्चन दिखा दो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, क्या दिया है, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज कितना 3.8 डेज, तो हाफ लाइफ कितना दिए 3.8 डेज, राइट ना, 3.8 डेज दिए, ठीक है। हाँ, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ओनली 1/20 ऑफ रेडॉन सैंपल विल बी लेफ्ट ओवर, सिर्फ 1/20 लेफ्ट ओवर होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ लाइफ दी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, n इज इक्वल टू क्या, n0 E वाला या 2 वाला, भाई हाफ लाइफ दिया है ना, हाफ लाइफ ऑफ दिया है, तो कौन सा 2 टू द पावर क्या T/T, तो यहाँ पे हाफ लाइफ दिया मतलब कौन सी वैल्यू दी है, T दी है, टाइम निकालना है, कितना बचेगा बताओ, ओनली 1/20 ऑफ द रेडॉन सैंपल विल बी लेफ्ट ओवर, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1/20 n0 इज इक्वल टू n0 2 टू द पावर क्या -T कितना 3.8 डेज, समझ में ना, तो जो इसमें टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये कैंसिल हो गया, खत्म तुम्हारा। तो सबको समझ में आ रहा है क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही टाइम है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे एग्जांपल आएंगे। अब यहाँ पे देखो, हाँ, अब यहाँ पे देखो, हाँ 1 ग्राम, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास वाला, ठीक है। हाँ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टेक्स 50 सेकंड्स टू लूज कितना 1 सेंटीग्राम, फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ लाइफ ना, हाफ लाइफ भाई, हाफ लाइफ टाइम पीरियड पूछा है, ई वाला या टी वाला, 2 वाला, भाई 2 वाला ही ना, हाफ लाइफ, जहां पे भी हाफ लाइफ पूछा भाई 2 यूज करो ना, बट यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या करोगे m0 2 टू द पावर, आपको समझ में कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ओमकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम निकालने के लिए तुझे मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप खुद भी करोगे ना, आप सॉल्व करोगे, राइट। मैंने क्या बोला, एक लेक्चर लास्ट का मैं 3-4 क्वेश्चन यही वापस सॉल्व कराऊंगा, यही क्वेश्चन, वीडियो क्या, आप PDF, ये सबको समझ में आ रहा है क्या भाई, ये आपको समझ में आया, इसमें क्या हो गया, अब मुझे होता है यहाँ पे 1 ग्राम, तो पहले m0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m0 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ रेडियो सब्सटेंस टेक्स 50 सेकंड्स, तो टाइम t इज इक्वल टू कितना है 50 सेकंड्स टू लूज 1 सेंटीग्राम, लूज किया तो बचा कितना, अरे भाई 1, टू लूज 1 सेंटीग्राम मतलब कितना, 1 सेंटीग्राम मतलब कितना रे भाई 10 टू द पावर क्या -1 ग्राम ना, मतलब कितना 0.1 ग्राम, भाई 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम गया तो बचा कितना
0.99 ग्राम, बराबर कि नहीं? और सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया भाई, डेसी सेंटीमिली, तो सेंटीग्राम मतलब कितना, इसका मतलब कितना है, सेंटीग्राम मतलब कितना, 1/100 ग्राम, इसका मतलब होता है 1/100 ग्राम। तो 1/100 ग्राम उसने लूज किया, तो कितना बचा, तो एम की वैल्यू कितनी बची, 1 ग्राम माइनस कितना, 1/100 ग्राम, तो कितना हुआ यहाँ पे आंसर, 0.99 ग्राम। तो भाई एम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.99 ग्राम आई। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज, क्वेश्चन वही है, एम नॉट की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू दी है, एम मतलब क्या, कितना लेफ्ट उस टाइम पे कितना है, बस ये इसके अंदर डाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो मास का फॉर्मूला भी कैसे यूज करते समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो सेम चीज, द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट इज दिस, मतलब क्या दिया है, dn by dt, मतलब एक्टिविटी, मैंने बोला था ना एक्टिविटी, 5 minutes later the rate becomes this, मतलब एक्टिविटी एट इनिशियल, एक्टिविटी प्रेजेंट 5 मिनट्स के बाद, तो टाइम मिल गया, तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। इसमें भी क्या यूज करना है, सीधा क्या, 2 to the पावर वाला, बट फॉर्मूला कौन सा, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी 2 to the पावर माइनस टी बाई टी। आपको समझ में आ रहा है, देखो इस बार लैम्बडा टी वाला तो फॉर्मूला बहुत कम काम में है, यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, ठीक है गाइस, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने रेडियो एक्टिविटी का बताया, थोड़ा सा कुछ कुछ पैरेलल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वो मैं अगले लेक्चर, मतलब अगला सिर्फ लेक्चर नहीं बचा है एक्चुअली, मुझे सिर्फ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन आपको बताना है, जो मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में थोड़ा सा तो पार्ट मतलब रखना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में मैं एक अराउंड आधा पौन घंटा पढ़ाऊंगा, जो लास्ट का पार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली अपन मतलब अपना फिर ये खत्म हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने न्यूक्लियस अपना खत्म हो चुका है, एक 95% इज ओवर। नहीं मैं ही लूंगा अभी, मंडे का लेक्चर मैं नहीं लूंगा, मंडे का लेक्चर आपका एक मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला पार्ट चालू करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए एक हफ्ता है आपके पास, न्यूक्लियस पूरा का पूरा न्यूक्लियर इससे अपना HC वर्मा नहीं, अपना एनसीईआरटी से रीड कर लो, एनसीईआरटी से बहुत थियोरेटिकल पार्ट है उसमें, ठीक है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, रेडियो एक्टिविटी मतलब कुछ कुछ चीजें जो होती है, बट वो क्या है, मतलब पढ़ने वाला पार्ट है, ठीक है, तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। यस यू कैन रीड मॉड्यूल्स, जेई मेन जेई एडवांस नीट क्वेश्चन सॉल्व के लिए मॉड्यूल्स करना पड़ेगा आपको, बट थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वाला पार्ट पढ़ के आओ। ये आपको मुझे होता है, ये 3 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले सबको समझ में आ रहे हैं क्या, 4 फॉर्मूले सबको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, बस इसमें एक चीज जो होती है, मतलब रेडियो एक्टिविटी में, मतलब जो मैं भी रेडियो एक्टिविटी जो बताया उसमें 3 2 मतलब एक चीजें होती है कि जैसे A1 से, मतलब जैसे मैंने बोला A2 बना, A2 से A3 बना, ये ऐसे चेन में है, मतलब ये रेडियो एक्टिव, मतलब ये होते जा रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है गाइस, कोई A है, इधर से भी बना इधर से भी, मतलब ये λ1 λ2 मतलब 2 पैरेलली ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और A1 एंड A2 बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मतलब हाँ, मतलब ये पेरेंट न्यूक्लिया है, इसे 2 साइमल्टेनियसली A1 एंड A2 बन रहा है, एक ये रेट से बन रहा है, एक ये रेट से बन रहा है, और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है गाइस। इसमें इसमें किसी ने बोला सर इसमें लैम्बडा इफेक्टिव क्या होगा, तो इसमें डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, λ1 प्लस λ2, कोई बोलेगा सर कैसे, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये 2 टाइप से रेट हो रहा है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस ये क्या होगा, λ1 सपोज इसका सपोज n न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे, λ1 इंटू क्या n, ठीक है, मतलब माइनस λ1 इंटू क्या n, और ये भी कर रहा है तो माइनस λ2 इंटू क्या n, तो टोटल कितना रेट हुआ, ये हुआ ना टोटल रेट कितना हुआ, तो dn बाय रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बेसिकली क्या बना यहाँ पे, माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू क्या n, तो इसीलिए इसको लैम्बडा इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आते हैं,
बट ये भी इसके क्वेश्चंस में आपको मैं एक हाथ दो अच्छे क्वेश्चंस में आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। इसके क्वेश्चन गाइस नहीं आते, इसके क्वेश्चंस जो है ना, मैं इसके क्वेश्चंस नहीं आते, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, बस इतना ही मुझे बताना था, ठीक है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस N1 प्रेजेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस N2 प्रेजेंट है, ये अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा, ठीक है। ये जो स्लाइड है ये सिर्फ आपको लिख के रखनी है। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ कि सपोज ये मुझे इक्विलिब्रियम में चाहिए, ये सपोज कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में कब होती है चीज, ठीक है, ये कंडीशन होती है λ1 n1 की वैल्यू λ2 n2 के बराबर हो तब। अब ये क्या है, ये अगले लेक्चर में इसके ऊपर के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये थोड़ा सा अपर पार्ट है, मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जेई मेन नीट तो हो गया अपना, बट थोड़ा सा जेई मेन में अच्छे क्वेश्चंस, नीट के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, एडवांस के थोड़े अच्छे क्वेश्चन, इन दो पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। चलो, ऑलमोस्ट मेरा मतलब खत्म हो चुका है, अल्फा बीटा गैमा सी बचा है, ठीक है। व्हाट इज अल्फा रेडिएशन, व्हाट इज बीटा रेडिएशन, व्हाट इज गैमा रेडिएशन, ये बताऊंगा मैं आपको, जो हार्डली 15 मिनट का काम है, बट आज नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि एक बार मुझे आपको मिलना है, ठीक है, नेक्स्ट इसमें। चलो बाय गाइस, बाय, मिलते हैं। थोड़ा सा हेवी लेक्चर था, न्यूक्लियस का लेक्चर हेवी होता है, बट थोड़ा सा हेवी था, थोड़ा सा, या ठीक ठाक था, मतलब एटलीस्ट तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि थोड़ा सा देखो ये, मतलब एक इसमें अपन खत्म नहीं कर सकते इसको, एक इसमें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको एक लेक्चर में खत्म किया, ठीक है, क्योंकि अपन एंड एंड में पार्ट में है, बहुत सारा चीजें हो चुका है, समझ में तो आ गया ना एटलीस्ट, चलो अच्छी बात है। चलो बाय गाइस। बाय गाइस, बाय।